ठीक है। ओके। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रूनिंग और ट्रेनिंग हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम फ्लावर की और फ्रूट्स की हैबिट्स और उसकी पोजीशंस को समझें, जब भी हम प्रूनिंग कर पाएंगे। तो एज पर फ्लावरिंग हैबिट हमारे पास दो तरह के कैटेगरीज है। एक तो ईयर राउंड जिसमें पूरे साल फ्लावर आते हैं, जैसे कि जिसमें टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आता, वेदर का इफेक्ट नहीं आता, मतलब वो इनसेंसिटिव होते हैं टाइम, टेम्परेचर और लाइट के। तो वो उनमें से आते हैं फिग, अंजीर और पपाया। फिर दूसरा होता है सीजनल फ्लावरिंग स्पेसीज। ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर सीजन में ही होते हैं, जो या साल में एक बार या दो बार फ्लावर फ्रूट देते हैं, जैसे विंटर में या समर में या रेनी सीजन में। तो ये दो कैटेगरीज से हम प्लांट को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा हमारा कैटेगरी होगी, तरीका होगा कि फ्रूट प्लांट के ऊपर बियरिंग जो आ रही है वो टर्मिनल है या एक्सिलरी है, क्योंकि ये डिसाइड करेगी हम किस चीज को प्रूनिंग करें। अब जैसे जो टर्मिनल बियरिंग है, मतलब ऊपर ही ऊपर जो आती है, जैसा कि आपने देखा होगा मैंगो में, लीची, पाइनएप्पल, बनाना, लोकार्ड्स, इनमें टर्मिनल बियरिंग आती है, मतलब ऊपर के ये जो नए जो ऊपर ऊपर जो ट्विक्स आती हैं उसी में आता है। दूसरा हुआ एक्सिलरी बियरिंग, मतलब जो एंगल्स में या शूट्स के इंटरनोड्स के ऊपर ही आती हैं, और ये बीच भी आती है, टर्मिनल पे नहीं आती, जैसे गुआवा, बेर, एप्पल, पपाया, ऑरेंज, कोकोनट वगैरह। फिर हम तीसरे कैटेगरी आती है कॉलीफ्लावर्स। कॉलीफ्लावर जैसे मतलब फूल गोभी की तरह से मान लें, क्योंकि जैसे फूल गोभी मेन ट्रंक पे आती है, इसी तरह से ये कैटेगरी भी कॉलीफ्लावर्स बियरिंग कहलाती है, जो मेन ट्रंक पे आता है, जैसे कोकोआ, जेबोटिका, जैक फ्रूट्स। ये आपने देखा होगा कि जो मेन स्टेम जो होता है उसके ऊपर ही ये फ्रूट्स आते हैं। तो ये हमारे तीन कैटेगरीज होगी ऑन द पोजीशन ऑफ द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द फ्रूट्स। फिर बेस्ड ऑन शूट मैच्योरिटी on which fruits are going to produced। मतलब ये हुआ कि फ्रूट्स यंग शूट्स पे आ रहा है या ओल्ड सीजन पे आ रहा है। मतलब अगर ओल्ड सीजन पे आता है तो उसी की हम प्रूनिंग उसी हिसाब से करेंगे, मतलब जिस पे फ्रूट आ गया है उसको करा जाता है सेकंड, और या फिर करंट सीजन में जो फ्रेश पे आते हैं, तो ओल्ड सीजन शूट्स में अपन एक साल पुराने शूट्स को सेव करते हैं, और जबकि करंट सीजन वाले में हम एक साल के फ्रूट की बियरिंग के बाद हम उसकी प्रूनिंग कर देते हैं। तो ये तीन तरह की क्लासिफिकेशन मैंने आपको फ्रूट्स की बताई, जिसके बेसिस के हम डिसाइड करेंगे कि हमें प्रूनिंग किस तरीके से करनी है। अब जैसे प्रूनिंग की इनिशियल स्टेज होती है ट्रेनिंग, मतलब हमें पूरे प्लांट को स्ट्रक्चर डेवलप करना है जो आगे तक रहेगा। तो जो ट्रेनिंग है वो है, इट इज ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फ्रूट्स, इट डिसाइड द फॉर्म ऑफ ट्री थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। उस ट्रेनिंग को हम मेंटेन करते हैं। उसके बाद प्रूनिंग की स्टेज आती है। तो ट्रेनिंग करने से क्या फायदा होता है कि उसकी मेंटेनेंस कम हो जाती है, क्योंकि अपने उसको एक पर्टिकुलर शेप दे दी, साइज दे दी, दो प्लांट्स के बीच की जगह बना दी अपन ने, जिससे एक दूसरे प्लांट्स न लाइट के लिए इंटरफेयर करे या रास्ते में जो पैसेज है उसके लिए इंटरफेयर करे। इससे लॉन्गेविटी, ट्री की लाइफ बढ़ती है, और लाइट का अच्छा होता है, और प्रॉपर लोड होता है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो कि आधे में फ्रूट्स आ गया या आधी तरफ की झाड़ियां ज्यादा हैं और दूसरी तरफ की कम है, तो बुश प्लांट जो है वो इम्बैलेंस होकर झुक जाता है, स्टैंड प्रॉपर नहीं होता है। तो ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरत होती है, और इतना सपोर्ट हमारे पास होना चाहिए, इतनी ब्रांचेस हम रख रहे हैं जो कि क्रॉप के लोड को सहन कर सके, एंड इजियर टू एक्सेस एंड ट्री वर्क एंड हार्वेस्ट। ये एक कारण है हम करते क्यों हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि बिफोर ट्रेनिंग किस तरह से प्लांट का स्ट्रक्चर था, और अगर हमने इसको प्रॉपरली ट्रेन कर दिया, प्रून कर दिया, तो इस तरह से प्लांट खुला खुला हो गया, चारों तरफ से उसमें एक दूसरे को लाइट में भी इंटरफेयर नहीं कर रहे। ये अपने को मदद करेगा लाइट के पेनिट्रेशन में, पेस्टिसाइड्स के स्प्रे करने में, और एज वेल एज हार्वेस्टिंग करने में। तो इस तरह से हमें प्रूनिंग करनी चाहिए। आगे हम
एक जनरल क्लासिफ एक अपन वो बताएं कि किस किस को पार्ट को हम कैसे समझते हैं। जैसे एक पहला पार्ट हो गया इस ट्रंक, जो मेन स्टेम हो गया। उसके बाद वो आएगा हेड, जिससे अपने पहली ब्रांचेस शुरू होंगी। जैसे अपन टॉप को जो होता है उसको कट कर देते हैं, उसका जब टॉप कट हो गया तो रह गया हेड, जिससे सारी ब्रांचें निकलनी शुरू होगी। जो फर्स्ट ब्रांचिंग, जो प्राइमरी ब्रांचेज निकलेगी वो हमारा हेड कहलाएगा। फिर कहलाता है स्कैफोल्ड ब्रांचेज, जो मेन ब्रांच से निकलती है हेडिंग करने के बाद, या हेड से जो निकलती है उसे स्कैफोल्ड कहते हैं। फिर होता है लो हेड ट्रेनर ट्रीज, मतलब जो अपन 7, 8, 9 मीटर, 1 मीटर से कम पे अपन कम कर देते हैं इसका प्रूनिंग, मतलब हाइट इसकी रख देते हैं, उसके बाद ही अपन स्कैफोल्ड ब्रांचेस को अलाउ करते हैं, वो लो हेडेड ट्रीज कहलाते हैं। ज्यादा जिनकी हाइट हम अलाउ नहीं करते। फिर हाई हेडेड, मतलब जिनका ट्रंक 1.2 मीटर तक, करीब 1.25 मीटर तक, हम जिसमें ब्रांचेस अलाउड नहीं करके फ्रूट्स, ये अपने फ्रूटिंग ब्रांचेस अलाउ करते हैं। तो ये थोड़ी सी एक डेफिनेशन है जिसको अपन शुरू करने से पहले अपन देख लेंगे, तो अपन आगे समझने में बहुत अच्छा आएगा। फिर इसके बाद लीडर ब्रांच कहलाती है, जो कि प्राइमरी ब्रांचेस से जो निकली हैं वो लीडर ब्रांचेस कहलाती हैं। जो और जो बिल्कुल आखिर तक मेन ब्रांच जो होती है उसी में से सारी ब्रांचेस निकलेंगी। तो अपन जो फर्स्ट एक लीडर ब्रांच हमेशा एक होती है, लीडर हमेशा एक होता है, इसी तरह से लीडर ब्रांच भी हमेशा एक होती है। उसके बाद एक टर्म है स्पर्स, जो जब प्रूनिंग के बाद जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से शूट ग्रोथ निकलती है और जिसके ऊपर फ्रूट बोर्न होता है, फ्रूट लगता है, फ्लावर लगता है, वो स्पर्स कहलाते हैं। फिर इसके बाद आता है वाटर शूट्स। वाटर शूट्स जो अननेसेसरली बहुत सारे उग जाते हैं और मोस्टली लोअर साइड में होते हैं, आपके 1 मीटर कट के नीचे से, वो वाटर शूट्स होती हैं। और जो बिल्कुल जड़ों के पास से निकलते हैं, जैसे रोजेज में और इवन दिस मीठा नीम में जो नीचे से जो निकलते हैं जमीन में से, वो सकर्स कहलाते हैं। तो प्रूनिंग किससे कहेंगे? प्रूनिंग का अब अपन ट्रेनिंग हमने देख ली, अब हम प्रूनिंग की बात करें तो प्रूनिंग में का पर्पस होता है कि हम एक सेलेक्टिव प्लांट को सेलेक्टिव पर्पस के लिए, ग्रोथ के लिए या फ्रूटिंग के लिए हम जो ऑपरेशन करते हैं प्लांट में, उसको हम प्रूनिंग कहते हैं। प्रूनिंग और कटिंग ये दो, एक अपन अब जब तक बरसात के दिनों में थे अपन बात कर रहे थे कटिंग की, और अब हम बात कर रहे हैं प्रूनिंग की। तो अगर कटिंग और प्रूनिंग में हम अंतर देखें तो कटिंग में मतलब ये होगा कि उस प्लांट को उस मतलब जो शूट की जो साइज होगी, जो स्टेम की जो साइज होगी, वो डिसाइड करेगी हम कटिंग किसकी करनी है, जिसकी कटिंग लेनी है। जैसे अपन नॉर्मली एक पेंसिल की साइज की एक रखा करता है विड्थ उसकी कटिंग की, कि कम से कम इतनी होनी चाहिए और इससे ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, उसकी हम कटिंग लेते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। और प्रूनिंग छोटे पत्ते, कम पतले डंडियां और लीव्स, ये सब प्रूनिंग में आ जाती है। तो कटिंग में एक और प्रोसेस का अपन ने ध्यान रखा था, अगर बरसात नहीं होती है तो अपन ये देखते हैं कि उसमें ह्यूमिडिटी हो, पानी हो, मतलब कम से कम 1 वीक पहले से नमी रखते हैं, तब हम कटिंग लेते हैं, जिससे कि प्लांट में अच्छा सा मॉइस्चर हो और वो रीग्रोथ करता है। जबकि जब हम प्रूनिंग करते हैं तो 7 से 10 दिन के बीच में के पहले हम पानी को रोक लेते हैं, जिससे कि जब हम कटिंग करें, प्रूनिंग करें, तो मॉइस्चर उन स्टेम्स में कम होगा, तो वो सड़ेगा नहीं, ड्राई नहीं होगा, टिप्स उसके बर्न नहीं होंगे, वो धीरे धीरे अपने आप मॉइस्चर होगा। तो ये मेजर इफेक्ट डिफरेंस है प्रूनिंग और कटिंग में, कि किन ट्विक्स को अपन प्रून करेंगे और किन को हम। प्रूनिंग का पर्पस ये प्रोपगेशन नहीं है, जबकि कटिंग में हम प्रोपगेशन के लिए कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि हम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बैलेंस करने के लिए प्रूनिंग करते हैं, रेगुलर बियरिंग के लिए फ्रूटिंग की प्रूनिंग करते हैं, और जो पेस्ट कीड़े या बीमारियां जो लगती है उनको हटाने के लिए भी हम
प्रूनिंग करते हैं। एक और कारण होता है कि जब बहुत सारा जाल वो हो जाते हैं, झाड़ झंकार जैसा हो जाता है, नीचे तक रोशनी नहीं पहुंचती, तो भी हम उन ब्रांचेस को काट देते हैं। उनको क्रिस क्रॉस ब्रांचेस कहा जाता है, जो कि इंटरफेयर कर रही है लाइट और एयर के लिए, वो क्रिस क्रॉस ब्रांच कहलाती है, उनको भी हम हटाते हैं। फिर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टेजेस के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि वेजिटेटिव फेज में ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्टिव स्टेज में अपने फूल और फल आते हैं। अगर इनमें बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, अगर अपन ने ज़्यादा न्यूट्रिशन दे दिया, तो वेजिटेटिव पीरियड है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, इससे फ्लावरिंग डिले हो जाएगी, और फिर जो फ्रूटिंग है वो वेदर से रिलेटेड है। जैसे मैंगो लगा हुआ है, अगर वो लेट शुरू होगा, आगे जो मौसम आएगा उसका इफेक्ट आएगा। नींबू का है इसी तरह से। तो ये बैलेंस मेंटेन करता है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टेज के बीच में। अब टाइप ऑफ प्रूनिंग में थिनिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर बहुत सारा क्रिस क्रॉस ब्रांचेस हो रही है तो अपन टहनियों को कम करेंगे। टॉपिंग का मतलब ऊपर से डिटॉप करेंगे, जिससे कि प्लांट की लंबाई नहीं, ट्री की लंबाई कम हो जाए, मैनेजमेंट आसान हो जाए, फ्रूट को तोड़ना आसान हो जाए। तीसरा रेजिंग और स्टेकिंग, स्टेकिंग भी करा जाता है, और रेजिंग मतलब सीधा खड़ा करना, पहुंचाना, प्लांट को सीधा वाली डायरेक्शन में अपन को ले जाना है। और रिडक्शन मतलब साइज को कम करना है। ये 4 तरह का अपन प्रूनिंग करेंगे। तो अब इसमें सिस्टम्स भी हैं। जनरली 3 सिस्टम ट्रेनिंग में एडप्ट किए जाते हैं। सबसे पहला सिस्टम आप ये देख रहे हैं, फर्स्ट है सेंट्रल लीडर सिस्टम, मतलब एक सिंगल ब्रांच अपनी काफी ऊंचाई तक जाएगी और उसके बाद वो ब्रांचेस अलाउ करेंगी। ये जो बड़े वाले जो पेड़ होते हैं उनमें सेंट्रल लीडर सिस्टम करा जाता है, और ऑर्चर्ड्स में करा जाता है। अगर अपन बात कर रहे हैं अपने गार्डन्स की, घर की, तो अपन सेंट्रल लीडर सिस्टम की बजाय मॉडिफाइड लीडर सिस्टम करते हैं, या ओपन सेंटर सिस्टम कहते हैं। ओपन सेंटर सिस्टम में एक 75 सेंटीमीटर मतलब करीब 1 मीटर हाइट तक अपन अलाउ नहीं करते हैं ब्रांचेस को, क्योंकि हमें जगह नीचे काम करने के लिए चाहिए, बैठ के काम कर सकें, जमीन में गुड़ाई कर सकें, निराई कर सकें, खाद पानी दे सकें। इसलिए कम से कम 1 मीटर, 60 to 70, मिनिमम है 60 सेंटीमीटर, और 75 सेंटीमीटर तक हमको कोई ब्रांचेज अलाउ नहीं करनी है वो। और फिर ऊपर जाके मैं आपको आगे समझाऊंगा कि अम्ब्रेला शेप बनेगी, वो किस तरह से बनेगी, ये मैं आपको आगे। फिर ये मॉडिफाइड, जो अपन बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, मतलब दोनों के बीच का रास्ता, उसमें क्या होगा, थोड़ी सी हम हाइट भी ले लेंगे, करीब 2 1.5 मीटर तक हम चले जाएंगे। उसके बाद हम ब्रांचिंग अलाउ करके ऊपर ओपन सिस्टम कर देंगे ब्रांचेस का। अब ये देखिए, अब ये मैं आपको जो मैं कह रहा था कि देखिए ये आ गया, हाँ जी। अब ये देखिए, ये हमारा ग्राउंड से ये जो निकली ब्रांचेस ग्राउंड से है ना, वो वाटर स्पाउट्स कहलाएंगे। ये वाले 2 नंबर आप इसमें देखिए, ये 2 नंबर है वाटर स्पाउट्स। वाटर स्पाउट्स तो ये छोटे छोटी ब्रांचेस होगी। फिर 1 नंबर है क्रिस ब्रांचेस, जो ये क्रॉस में जो निकल रही है, जो एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही है, वो कहला रही है क्रिस ब्रांचेस। फिर है हैंगिंग ब्रांचेस नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 ये रहा, ये नीचे लटक रही है, ये नीचे ये रही। तो इन ब्रांचेस को हम हटाते हैं, जिससे कि नीचे का हमारा एरिया क्लीन हो जाए। फिर नंबर 4 क्लोजली स्पेस्ड ब्रांचेस। नंबर 4 इज आपका ये जो पास पास में ये भी मतलब एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही है और एक दूसरे में इंटरमिंगल हो रही है। तो ये एक इस तरह की प्रूनिंग परफेक्शन के लिए जरूरी है। फिर ब्रोकन लिम्स, ये जो टूट जाती हैं उनको ब्रोकन लिम्स कहा जाता है। फिर हमारे पास आएगा छठा नंबर ब्रांच शर्व। ये छठा नंबर, ये वाली, ये अपन ने ब्रांचिंग तो है पर अपन ने इसको हटा रखी है। ये छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकलती है जिसको भी हम हटाते हैं।
सेवंथ इज शक्कर ग्रोथ, जैसे कि रोजेज में, मीठे नीम में ये निकलती है। तो ये आपके प्रूनिंग के लिए, परफेक्शन के लिए हम इन सब 1 2 3 4 5 6 7 तरह की जो ब्रांचेस है उन प्रोजेक्शंस को हम हटाएंगे। फिर इसके अलावा ये देखिए मेन ब्रांच ये हटी, फिर ये हटी, इस तरह से एक अगर कुछ डंडियाँ टूट जाती हैं तो इसको अपन यहाँ से कट करके और इसको सेव करेंगे, नहीं तो ये डिके स्टेज के ऊपर आ जाएगा। अब प्रूनिंग जो ओपन सिस्टम है उसको मैंने प्रयास करा है, अपने हाथ से बनाया है, जिससे आपको समझ में आ जाए। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि ये क्लियर हो जाए। सबसे पहले अपन ने कोई प्लांट जुलाई में लगाया है, तो हमने उसको अलाउ करा है 2 फीट तक, हमने इसको अलाउ करा बिना ब्रांचिंग के। इसके नीचे की 50 सेंटीमीटर तक की करीब सारी ब्रांचेस हटा दी, और 50 से 60 सेंटीमीटर का जो गैप है उसमें हम ब्रांचेस अलाउ करेंगे। अब उसमें अलाउ कैसे करेंगे? अपन ऐसा करेंगे कि हर 50 से 60 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं मैं, उसमें हम 4 ब्रांचेस रखेंगे जो स्टेम के चारों डायरेक्शन में होंगी। तो 60 सेंटीमीटर पे अपन ने कट कर दिया और 50 सेंटीमीटर के नीचे की सारी ब्रांचेस हटा दी, और 50 से 60 सेंटीमीटर का जो एरिया है उसके अंदर अपन ब्रांचिंग अलाउ करेंगे, और मैक्सिमम 4 अलाउ करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। अगर इससे कम आती है तो ठीक है, पर अगर ज्यादा आती है तो अपन 4 से ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। फिर अब मैंने एग्जांपल दिया, इन चारों में अपन अलाउ करेंगे ब्रांचिंग। अब आप स्पॉटलाइट, हाँ जी। अभी आप ये देखिए, इन चारों में से अपन ने मेरा एक एग्जांपल लिया, ये एक ब्रांच ली है मैंने, उस ब्रांच में उसी तरह से ये ब्रांच हमारी करीब 1 फीट जब चली जाएगी ये वाली, तो उसको अपन फिर कटिंग कर देंगे 4 ब्रांचेस को, और फिर उनमें से ये 4 ब्रांचेस निकलेंगी जो 1 1 फीट के लिए अपन उनको अलाउ करेंगे। फिर उसमें से एक मतलब इन चारों ब्रांच जो निकली उन चारों को कट करके फिर इसमें से 4 ब्रांचेस निकलेंगी। इस तरह से अपना ये इन 4 4 करके करीब ये मान के चलिए 16, अपने 16 चौक 64, 64 ब्रांचेस हमारी बनेंगी, और वही एक अम्ब्रेला का शेप लेगी। तो ये अपना करीब कार्यक्रम नवंबर तक चलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चारों बैच पे 4 + 4 + 4 होते हुए करीब 64 ब्रांचेस ऑल अराउंड द प्लांट के बनेगी, जो अपने गार्डन में ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि अपन लीडर सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर सकते, और अपन को ज़्यादा एरिया भी नहीं देना है, और अपनी अप्रोच में रखना है। जो लीडर सिस्टम में पेड़ों पे से तोड़ने में बड़ी दिक्कत आती है, अपने उद्देश्य क्या होता है कि अपन खुद तोड़ सकें बड़ी आसानी से, ज़्यादा ऊंचाई से या कहीं से तोड़ने में दिक्कत नहीं आए। तो 2 साल के बाद जब हमारा फ्रूट का होगा, बिहेवियर आना शुरू होगा, तब तक हम इसी तरह से अम्ब्रेला को मेंटेन रखेंगे। सॉरी, गलती से हो गया, वापस कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ तक हम चल रहे थे। ओके, अब मैंने आपको, अब अपनी प्रूनिंग 2 तरह की होगी, डोरमेंट प्रूनिंग और समर प्रूनिंग। मतलब ये सीजन हो गए, 2 सीजन हो गए। एक विंटर्स में करने का, विंटर इज कंसिडर्ड टू बी डोरमेंट सीजन, जिसमें पर्पस अलग है, मतलब है दोनों। समर में हम बरसात आने से पहले कर रहे हैं, और डोरमेंट प्रूनिंग मतलब जब हमारा बसंत ऋतु आ रही है, स्प्रिंग सीजन आ रहा है, उससे पहले कर रहे हैं, तब हमारा उस टाइम, क्योंकि इसके बाद हमारे को समर्स में हमें पानी मिलेगा, बरसात मिलेगी, तो एकदम फ्रूटिंग
ग्रोथ, शूट का ग्रोथ होगा। इसी तरह से ये अपना ये जो अपन नवंबर, अक्टूबर नवंबर में जो हम प्रूनिंग करेंगे उसको हमें स्प्रिंग सीजन मिलेगा, तब एकदम ग्रोथ होगी। तो इसका ये फायदा होगा कि जैसे जो ही प्लांट डोरमेंट सीजन से निकलेगा उसके बाद उसको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अच्छा, अगेन समर प्रूनिंग, जो डोरमेंट प्रूनिंग जो है विंटर वाले होती है, और समर प्रूनिंग करेंगे हम अप्रैल मई में। जिनका प्लांट्स के जब फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट अपन एक मान के रफली एक मान के चले कि 5 महीने पहले, फ्रूट सीजन से 5 महीने पहले अपन प्रूनिंग करते हैं। अगर अपन ने इससे कम सीजन लिया, जैसे अपन ने समर में लेट कर दिया, तो वो रेनी सीजन आ जाएगा, और रेनी सीजन आने के अगर पहले आ जाएगा तो अपना प्रूनिंग फेल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, इफेक्टिव भी नहीं हो सकता है, पौधे सड़ भी सकते हैं। इसी तरह से अपन को जो मोस्टली जो फ्लावर्स ऑर्नामेंटल्स और शर्ब्स वगैरह होते हैं, इन सब में मोस्टली समर प्रूनिंग करी जाती है, जिससे कि हमारे प्लांट्स में उनको ग्रोथ का पीरियड अच्छा मिल जाए। तो समर प्रूनिंग करने का फायदा ये होगा कि जो प्लांट्स होंगे वो बहुत अच्छे एलिमिनेशन में होंगे, शाइनिंग में होंगे, फ्रूट्स बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि उनको रेंज मिली है, ग्रोथ अच्छी मिली है। तो समर प्रोन ये हो गया। अब हम ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव प्लांट्स की भी बात करी थी, तो इसमें 2 तरह की कटिंग्स होती हैं, एक तो हार्डवुड और एक सेमी हार्डवुड या सॉफ्टवुड। हार्डवुड कटिंग जो है वो मोस्टली विंटर्स में करी जाती है। काफी नीचे से अपन काट देते हैं, पूरा स्ट्रक्चर एक बार अपन लेवल पे ले आते हैं, और उसके बाद से प्लांट को अलाउ कर देते हैं। मोस्टली बोगनविलिया, रोजेज और कुछ फ्रूट्स जैसे फालसे, अंजीर, इनमें हार्डवुड कटिंग करी जाती है। इसी तरह से जो आपका समर में जो चाइना रोज, कनेर वगैरह की जो छोटी छोटी डंडियां काटी जाती हैं, उन्हें सॉफ्टवुड कटिंग करी जाती है। तो बेसिक टाइम फ्रेम जो अगर अपन करें गार्डन प्लांट्स के लिए, तो एक तो हमारा फरवरी टू अप्रैल होगा, जिसमें प्लांट्स का बरसात से पहले उसमें बर्ड्स आ जाएं, इस तरह से अपन करेंगे। दूसरा होगा मई टू जून, ये स्प्रिंग फ्लावर, स्प्रिंग टाइम के शर्ट में करेंगे। फिर आएगा जून टू जुलाई, देन अगस्त टू सितंबर, दिसंबर। तो दीज आर द प्रूनिंग पीरियड्स जो हमारे हमारे गार्डन में कर रहे हैं। फिर हमारे हेजेस आती हैं गार्डन में, वो ज्यादा नहीं बढ़े इसलिए उसको विंटर्स में काटा जाता है और स्पॉट्स में या शेप दिया जाता है। इसी तरह से जो कॉनिफर्स प्लांट होते हैं उनको केवल आधी हाइट से ज्यादा नहीं, मतलब आधी ग्रोथ से ज्यादा कम नहीं किया जाता, नहीं तो उनकी शेप खराब हो जाती है। शेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉनिफर्स हुआ, जो ये जुजुबा हुआ, फिर ये विद्या जिसे कहा जाता है वो। इसी तरह से बोगनविलिया अपन फ्लावर्स के लिए करते हैं अर्ली स्प्रिंग में। अब ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रूनिंग एट प्लांटिंग में लीडर सिस्टम बना, फिर ये 6 to 8 ईयर्स जाके में ये वाला बड़ा वाला एक एस्टेब्लिश्ड प्लांट बना। अगर हम इसको प्रूनिंग करेक्टली नहीं करते तो इस तरह से अगर अपन रखते तो प्लांट की शेप ऐसी होती। अगर अपन प्रॉपरली प्रून करेंगे तो ये ऊपर दिखाई गई चित्र जैसी हमारी प्रूनिंग की शेप होगी। अच्छा, एक होता है अर्ली डी ब्लॉसम। अर्ली डी ब्लॉसम दो कारणों से क्या आता है। एक तो अपन जब कोई नर्सरी से प्लांट लाते हैं उसमें कुछ फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, तो वो फ्रूट्स होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे अपन को पता चल रहा है कि फ्रूट कैसा आएगा, कौन सा आएगा। पर हम ये रिकमेंड करते हैं कि उन फ्रूट्स का आपने ले लिया, उसके बाद आप उनके ट्रेनिंग और प्रूनिंग शुरू करेंगे, और उन फ्रूट्स को हम 3 साल तक नहीं लेंगे, जिससे कि हमारा जो मेन स्टेम है, ब्रांचेज हैं, वो मजबूत हो जाए। होता क्या है कि जब कोई फ्लावर या फ्रूट लगता है तो आपके प्लांट की सारी एनर्जी उसमें डाइवर्ट हो जाती है, और दूसरा एनर्जी से डेफिशिएंट हो जाता है। उससे क्या होगा कि प्लांट वीक होता जाता है। और एक और बात है, अगर जिस ब्रांच में अक्सर फ्रूट लग जाता है तो फिर वो सारी एनर्जी उधर चली जाएगी और दूसरे और फ्रूट्स भी नहीं लगेंगे। इसलिए हमको 3 साल तक
किसी भी प्लांट की, और अपन मान के चल रहे हैं कि 1 साल पुराना अपने पास प्लांट आया है, 6-8 महीने, इसलिए इसके बाद अपन 3 साल नहीं लेंगे। उसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया था एक बार, आपको ध्यान हो, कि शुरू में हम छोटे पॉट्स में, मतलब करीब 12 इंच के पॉट्स में, मैंने आपको पहले बताया था कि 12 इंच के पहले बार में जो आप प्लांट ला रहे हैं उसको हम 12 इंच के पॉट में ही लगाएंगे। फिर उसके बाद 1-1 साल में हम 2-2 इंच बढ़ाते जाएंगे, और 4-4 इंच, मतलब 12 किया, 16 किया, तीसरे साल में 20 इंच का पॉट लिया। ये इसका मेजर रीजन तो एक तो ये है कि अगर अपन शुरू में 16 इंच का प्लांट पॉट में लगा देंगे तो उस पॉट में ज्यादा पानी और ज्यादा मैन्योर होगा, और वो प्लांट का मतलब वो नुकसान पहुंचा सकता है। अगर अपन मिनिमम रखेंगे तो एक तो फायदा होगा कि वो ड्वार्फिंग स्टेज पे रहेगा, और अपन हर साल जब उसको निकालेंगे तो हर साल उसका रूट प्रून करेंगे, मैन्योरिंग करेंगे, और फिर रिपोर्ट करेंगे। तो 3 साल तक अपन को अपन को जब तक फ्रूट नहीं आ रहा है उसका ड्वार्फिज्म करना है, जैसे बॉन्साई बनाते हैं उस तरह से अगर प्लांट रखेंगे तो मैनेजेबल हमारी पोजीशन पे रहेगा। तो ये अर्ली डिब्लोसिंग, एक तो ये अर्ली स्टेज के ऊपर होगी। फिर इसके बाद डिब्लोसिंग हम करते हैं जब मैंगो में स्पेशली ऑन फ्लावर और ऑफ फ्लावर सीजन के लिए। वो अगर क्या होता है कि एक, अगर अपन ये चाहते हैं कि एक ही पेड़ में हमें पूरे साल मिले, पर उसकी जो हैबिट है प्लांट की या मैंगो की वो ऑफ सीजन और अल्टरनेट बियरिंग की है, तो अपन इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं कि आधे प्लांट में हम ओल्ड शूट्स रखेंगे, जब तक उसमें फ्रूटिंग नहीं होगा तब तक उसको मेंटेन करेंगे, और आधे में हम यंग शूट रखेंगे। तो हर साल अपन को आधे प्लांट से अपन को ये मिल सकता है, या अपने पास 3 प्लांट है तो एक प्लांट अपन ऑन सीजन का अल्टरनेट कर देंगे, अपन ईयर चेंज कर सकते हैं जिससे आपको हर साल भी फ्रूट मिल जाए। तो इस तरह से ये डिसब्लॉसिंग कहा जाता है, मतलब आए हुए फूलों को आपको तोड़ना है या कम करना है। जैसे नींबू वगैरह में या इसमें कई बार ऐसा होता है कि इतने ज्यादा फ्लावरिंग आते हैं कि हालांकि जब नींबू हम लगाते हैं उसमें जितने फ्लावर आते हैं वो मतलब मैच्योरिटी, मतलब फ्रूट बियरिंग तक 80% शेड हो चुके होते हैं, 20% ही फ्रूट सेट होता है। ये एक नेचुरल फेनोमिना है जो कि कभी ज्यादा खाद, ज्यादा पानी या सीजन से रेगुलेट होता है। तो अगर अपन जैसे फ्लावरिंग में जैसे रोजेस हुआ, बहुत अगर अपन को सिंगल स्टेम रोजेस चाहिए या लंबे चाहिए तो बंचेस में रोजेस आ जाते हैं, तो उन बर्ड्स को अपन कम करते हैं, जिससे कि जो जैसे 20 बर्ड आ गई तो आप मुश्किल से 5 रखेंगे, जिससे कि जो 5 है वो अच्छी शेप और साइज में आए, तो ये कहलाएगा डीप ब्लॉसम। फिर एक और सिस्टम है क्रॉप रेगुलेशन का, मतलब बहार ट्रीटमेंट का अपने यहाँ करा जाता है। बहार ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ये बाहर का मैं इसमें ले लिया कि इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये प्रूनिंग से कम रिलेटेड है, पर इसमें रूट प्रूनिंग करी जाती है, इसलिए मैंने इसको लिया है। अब जैसे कुछ प्लांट्स हैं जिनको बाहर मतलब जब फ्रूटिंग, मतलब जब प्लांट में ग्रोथ शुरू होने वाली होती है उससे 1 या 2 महीने पहले हम उसको पानी देना बंद कर देते हैं। ये संभव होता है जहाँ जमीन में लगा हुआ होता है। ये अपने कंटेनर गार्डन में हम रिड्यूस कर देते हैं मिनिमम, जबकि जो जमीन में जो लगे हुए थे वो उसमें क्या करा जाता है कि 1 मीटर दूर एक करीब 6 से 9 इंच की नाली बना दी जाती है, और बल्कि 1 फीट नाली चारों तरफ बना दी गई, और फिर उसमें जो रूट्स निकली उन सबको हमने कट कर देते हैं, और फिर उसके अंदर हम ड्राई पत्तियां भर देते हैं, ड्राई मैन्योर भर देते हैं, पर पानी नहीं देते हैं। और यहाँ तक ऐसा किया जाता है जब उसमें प्लांट में स्ट्रेस आ जाता है, कुम्हलाने लग जाए, तब एक साथ भर के हम मैन्योर और पानी देते हैं, उससे एकदम प्रोफ्यूज फ्लावरिंग आती है। अब अपने इंडियन कंडीशन में 3 तरह का सीजन हम मानते हैं। अम्बे बहार, मतलब फेब्रुवरी, इसमें क्या होगा फ्लावर फेब्रुवरी में आता है। फिर हस्त बहार अक्टूबर में जिसमें फ्लावरिंग आता है, और मृग बहार जो जून में आता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 महीने पहले हम उसका पानी, जैसे इसका वाटर स्ट्रेस पीरियड भी
अम्बे बहार का दिसंबर टू जनवरी, हस्त बहार का अगस्त टू सितंबर, मृग बहार का 3rd वीक ऑफ अप्रैल। इससे अपन स्ट्रेस देंगे। फिर फ्लावरिंग हमारी आएगी इसी तरह से फरवरी मार्च, अक्टूबर नवंबर और जनवरी, ये जून टू जुलाई में। इसकी जो फ्रूटिंग, जैसे मैंने आपसे कहा, करीब 5 महीने बाद इसकी फ्रूटिंग्स आएगी। तो इसको रेगुलेट भी हम रूट प्रूनिंग से करते हैं, जिससे कि ये अपन स्ट्रेस दे रहे हैं, प्लांट को भूखा रख रहे हैं, जिससे कि जब उसको, उससे क्या हुआ, एक तो उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा थोड़ा, और फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट उसके न्यूट्रिशन के लिए एकदम बढ़ेगी। तो फिर हम ये देंगे, तो फिर एकदम प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होगी। तो ये एक साइज भी कम करता है और प्लांट की डिमांड को बढ़ाता है यूटिलाइज करने के लिए। अब मैं इंडिविजुअली कुछ फ्रूट प्लांट्स लूंगा। जैसे अपन गुआवा, गुआवा की क्या विशेषता है कि ये इसके तीनों सीजन में फ्रूट्स आते हैं, पर हम नहीं चाहते कि हम 3 सीजन में लें। जो जनवरी फरवरी, मई जून और सितंबर अक्टूबर में से हम जो बेस्ट सीजन हम मानते हैं, कि बरसात में फ्रूट जो आता है वो मीठा नहीं होता है, उसमें कीड़े भी ज्यादा होते हैं। तो होम गार्डन्स के लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि विंटर सीजन में वाला फ्रूटिंग हम लें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमको एक तो ब्रांचिंग में आपको टर्मिनल पोर्शन ऑफ द शूट्स अप टू 20 से 30 सेंटीमीटर तक अपन को ब्रांचिंग रखनी है। इसकी जो रेनी सीजन के बाद हमको करेंगे इसकी कटिंग, और जुलाई और अगस्त के बीच में हम उसको मैन्यूरिंग करेंगे। तो हमें जो विंटर मतलब अगस्त सितंबर में हमें अच्छे से फ्लावर और फ्रूट्स आएंगे, वो ज़्यादा मीठे होंगे, उनका साइज ज़्यादा होगा, उनमें कम कीड़ा लगेगा। इसलिए गुआवा के लिए एडवाइजेबल है कि हम विंटर सीजन की ही क्रॉप लें। मैंगो, मैंगो अभी इसमें जो था, ये इसमें गुआवा, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज जो थी कि ये करंट सीजन शूट्स पे आता है, मतलब जो फ्रेश है इस साल के जो शूट्स है उन्हीं के एक्सिल में ये फ्रूट आएगा। इसका मतलब अपन को जिनके फ्रूट खत्म हो गए हैं उन शूट्स को अपन को हटा देना चाहिए, जब भी हमारे नए शूट्स आएंगे और उसमें फ्रूटिंग होगी। ये मैं आपको, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था कि लोकेशन क्या है फ्रूट्स की, वो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैंगो है, मैंगो में एक तो टर्मिनल होता है, केवल ऊपर ही ऊपर आते हैं, और ओल्ड शूट्स में आते हैं। इसका मतलब अपन को कम से कम 2 साल तक उस शूट्स में, दूसरे साल में शूट्स में फ्रूट आएंगे और 2 बार आएंगे। तो हमको जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग इसी हिसाब से करनी है कि यंग ग्राफ्ट जो है उसको अलाउ करना है, यंग शूट्स को हमें करना है। वो कम से कम 2 साल लेगा उस फ्रूट को देने के लिए, और जो ओल्डर शूट्स है जिसमें फ्रूट आ चुके हैं उनको हम काट देंगे। फिर जैसा आपको मैंने बताया, क्रिस क्रॉस नहीं होने चाहिए, और 1 ईयर में अपन को न्यूट्रिशन देना है, और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अपन इसको पानी नहीं देंगे, और दिसंबर के बाद हम इसको मैन्यूरिंग करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब हम बेर, बेर बहुत कॉमनली ग्रो होता है, बहुत अच्छा लगता है। आजकल बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज आ रही है, जैसे एप्पल बेर वगैरह आता है जो एप्पल के साइज तक का आता है। ये मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में कराता है, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट उसको बढ़ा ली, कम से कम 1.5 मीटर तक हमने रख के, फिर उसके बाद ब्रांचिंग एरो करेंगे। उसमें जो ब्रांचेस नीचे की तरफ आ रही हैं जो, उनको अपन काट देंगे, ऊपर ही ऊपर रखेंगे। तो उसमें आपको जो फ्रूटिंग है वो एक्सिल ऑफ द लीव्स में और यंग शूट्स में आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ही आपके उन शूट्स की फ्रूटिंग खत्म होगी, अपन उनको प्रून करना है। तो बेस्ट टाइम जो प्रूनिंग का है वो 15 अप्रैल टू 15 मई है। ग्रेप्स सबसे टिपिकल ट्रेनिंग ग्रेप्स में होती है, क्योंकि ग्रेप्स के जो जो नोट्स जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि है ना किस तरह से आपका फ्रूटिंग होगा, और ये हमेशा नए उसके ऊपर आएंगी। करीब 7
हर 7 बड के बाद इसमें करी जाती है कटिंग, और उसके बाद में से जो ब्रांचेस निकलती हैं फिर उसका 7 बड लेके इस तरह से एक बॉवर सिस्टम होता है। उस बॉवर सिस्टम से ग्रेप्स को ट्रेनिंग किया जाता है और इस तरह से वाई स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वाई शेप का, वो ये पिलर्स लगा के, जिसके ऊपर इनको स्प्रेड किया जा सकता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा है कि ये उसमें लगेगी, एक्सेल में आएंगी, तो उसको जो आगे से अपन उसका जो एक्सिलरी शूट्स है उनको हम हट काटेंगे, जब ये जो ब्रांचेस निकलेंगी हर 7 शूट्स के ऊपर वो फ्रूटिंग ब्रांचेस होंगी। तो इस तरह से हम प्राइमरी आर्म लेके हुए 3-3 पेयर हम सेकेंडरी आर्म्स के बनाएंगे और इसको अपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए हम प्रूनिंग करेंगे। तो प्रूनिंग हम इसके लिए मिड जनवरी टू द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक हम ग्रेप्स में प्रूनिंग करेंगे। किचन गार्डन में हम कम से कम 1 मीटर मतलब 2 फीट मान लीजिए, 2 फीट तक हम कोई भी ब्रांचेस अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद हम एक सिंगल ब्रांच को हम ऊपर तक ले जाएंगे जो करीब 1 मीटर और जाएगी, जो फिर उसके बाद अपन ने ऊपर जो नेट बनाया है जिसके ऊपर अपन को ट्रेल करना है, वहां पे पहुंचने के बाद वो फिर ब्रांचिंग को हम डिटॉप करेंगे, फिर वहां से ब्रांचेस निकल के अपने जाल के ऊपर जो बनाया है उसके ऊपर फैलेगी। नीचे से अपन कम से कम 60 सेंटीमीटर तक अलाउड नहीं करेंगे, फिर उसके बाद अलाउ करेंगे। चीकू, चीकू में जनरली नहीं करी जाती है प्रूनिंग, 2-3 साल में एक बार करी जाती है। और ये जो होता है इसमें इन जनरल शूट्स में ही आता है, ये एक्सेल में आ जाता है, बेटर फ्रूट्स में इसको ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी पड़ती है। चीकू में, चीकू का मैं अभी बात चली है तो मैं बता दूं कि इसकी प्रॉब्लम आ जाती है, मैच्योरिटी हमको डायग्नोस नहीं होती, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये प्लांट मैच्योर है या नहीं है, फ्रूट सॉरी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि फ्रूट्स के ऊपर एक हल्का सा नाखून से अपन स्क्रैच बनाते हैं। अगर उस स्क्रैच में से अगर दूध निकल रहा है इसका मतलब फ्रूट अभी भी कच्चा है, फ्रूट बॉल। अक्सर फ्रूट गिरते नहीं है, जब जब पक जाते हैं और ये वाले जो स्टेज आते हैं तब हमको तोड़ के स्टोर करने पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे वो पकते हैं। नेचुरल जो राइपनिंग होगी वो तोड़ने के बाद, प्राय ऐसा ही होता है। इसमें फ्रीक्वेंट इरिगेशन देंगे। अब बनाना, बनाना में एक तो सबसे बात इंपॉर्टेंट है कि एक ही ट्रंक बनता है, एक ही जो तना बनेगा उस पे फ्रूट आएगा, और जब वो फ्रूट हो जाएगा तो उस फ्रूट को हम कट कर देंगे। और इससे पहले वाली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे सक्कर मेन प्लांट से निकलते हैं। अब उन सक्कर्स में से करीब 70-80% हम निकाल देते हैं और फ्लावरिंग के लिए अपन एक रख लेते हैं, इसको सौर शक्कर कहते हैं इसका नाम। उसमें बड़ी अच्छी चौड़ी बेस होता है, अच्छी लीव्स आती हैं, और उस प्लांट को जो इन्फ्लोरेंसेस एक आता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कई सारे लगा रखे हैं अपन ने बनाना के प्लांट, तो इसमें उसमें जो अपन ब्रांच अलाउ करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि उनका जो इन्फ्लोरेंसेंस लटकता है, बहुत बड़ा इन्फ्लोरेंसेंस लटकता है इसका, वो अपोजिट पास वाले प्लांट का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर सब एक ही तरफ होते रहेंगे तो आपको उनको तोड़ने में और आपके पैसेज बनाने में दिक्कत आती है। इसलिए जो पास वाला जो प्लांट होता है उसमें जो रखेंगे अपन, जो फ्रूटिंग इन्फ्लोरेंसेंस रखेंगे वो दूसरे साइड का होगा। इसके बाद उसका जो ऊपर जो एक स्पेट मतलब है, वो एक छिलका आता है केले के ऊपर लाल रंग का, उसको हम कब उसको हमेशा के लिए नहीं रखनी चाहिए। जब 7-8 बंचेस हैंड्स बन जाए, फिंगर्स बन जाए, उसके बाद वो लाल वाले पत्ते को अपन को हटा देना चाहिए, जब भी वो नीचे के और भी ग्रो करेंगे। तो ये स्पेथ रिमूवल कहलाता है। फिर इसके बाद ड्राई लीव्स और नीचे जो भी आ रहे हैं उन सबको अपन हटा के, इसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, इसको पोटाश की ज्यादा जरूरत होती है जिससे स्ट्रेंथ है, वो इसको इस तरह से अपन को रखना है। एक पपाया, पपाया की जहां तक अपन बात करें, पपाया 3 तरह के फ्लावर्स आते हैं मोस्टली। डायोसियस मतलब खाली मेल फ्लावर्स और दूसरे फीमेल फ्लावर्स। जैसे अपन लौकी तोरई में देखते हैं कि फीमेल फ्लावर में पीछे फ्रूट बना हुआ होता है, इसी से जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें
फ्रूट होता है और जो मेल फ्लावर होता है उसमें कुछ भी मतलब सिंगल वो डंडी होती है। तो ये डायोसियस नेचर का मतलब अलग अलग प्लांट के ऊपर अलग अलग मेल फीमेल फ्लावर्स लग रहे हैं। फिर दूसरा आता है एक ही प्लांट के ऊपर दोनों तरह के फ्लावर्स लग रहे हैं या एक ही फूल में दोनों तरह के मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होती। पर अगर डायोसियस नेचर का है प्लांट तो हमें क्या करना पड़ता है कि है ना, जैसे एक तो अपन को एक एक खड्डे में दो दो प्लांट लगाएंगे और उनका पता मेल और फीमेल का जब तक फ्लावरिंग शुरू नहीं होती जब तक पता नहीं चलता। अब जब उसमें फ्लावरिंग शुरू हुई और हमें पता चला कि ये मेल है तो हमने रखा ना है या नहीं रखना है, क्योंकि पूरे करीब 10% अपने जो प्लॉट है या अपना गार्डन है उसमें 10% मेल होने चाहिए और बाकी के 90% फीमेल होना चाहिए। तो अपन को मेल्स की पॉपुलेशन इस तरह से मेंटेन करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अपन को पपीते के कम से कम 5, हो सके तो 10 पौधे एक साथ लगाने चाहिए, क्योंकि ये डिसाइड करेंगे फ्रूटिंग के टाइम ही कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। ये लॉटरी खुलती है और हो सकता है कि दोनों आपके मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन वाले हर्माफ्रोडाइट निकल जाए। तो अपन को कम से कम 8 से 10 प्लांट एक साथ लगाने हैं। ये देखिए ये फ्लावर्स मैंने बताया, ये मेल फ्लावर्स हैं और ये फीमेल फ्लावर्स हैं। ये देखिए हर्माफ्रोडाइट में इसमें दोनों आ गए, दोनों सेक्स वाले फ्लावर आ गए और ये नीचे वाला मेल फ्लावर आ गया। सिट्रस, ये हमारे मिसेस भार्गव ने हमें ये फोटो भेजी थी उनकी, पता नहीं वो आप ये हैं तो कि नींबू इनका ऐसा हो गया है, अब इसका कैसे ट्रेनिंग करें। इसके रिस्पॉन्स में एक हमारे ही ग्रुप में मिस्टर जैन साहब हैं, उन्होंने भी भेजी थी। तो सिट्रस ट्री की अब इसका प्रूनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमने कहा कि हमको शुरू से ही कम से कम 60 सेंटीमीटर की हाइट रखनी है, 45 टू 50 सेंटीमीटर की। अगर ये स्टेज रखी जाती है अभी भी वो प्रयास करेंगे तो हालांकि जो मेन स्टेम है वो थोड़ा कमजोर होगा, उसके लिए हमें स्टेकिंग करनी पड़ेगी, डंडे लगाने पड़ेंगे। नहीं तो आप इस प्लांट के नीचे जो ऊपर प्लांट जो दिख रहा है उसके आप नीचे कुछ भी आप ना निराई गुड़ाई कर पाएंगे ना सफाई कर पाएंगे, घास पत्ते भी नहीं लगा पाएंगे। तो ये एक एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम्पल था पुअर प्रूनिंग का, जो मेरे व्हाट्सएप में आया था और मैंने आपको बताया है। अब इसका एक ही इलाज है कि हम नीचे से कट करते जाएं, धीरे धीरे इसका कम करते जाएं और एक नीचे एक इतनी स्पेस बना दें 2 फीट की, 45 सेंटीमीटर कम से कम फ्री रख दें इसका, जिससे कि अपन नीचे काम कर सकें। तो बेस्ट टाइम ऑफ प्यूरिंग इज द आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द फ्रूट्स, इज द लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग। पोमग्रेनेट पूरे साल फ्लावर आते हैं और इसमें ब्रांचेस लटकती बहुत है नीचे और क्रिस क्रॉस भी बहुत होती हैं, तो अपन को उनको अवॉइड करना है। जो हैंगिंग ब्रांचेस है उनको काटना है। कम से कम अपन को नीचे जो ग्राउंड क्लियरेंस कम से कम 60 सेंटीमीटर का हमें ग्राउंड क्लियरेंस हमेशा रखना है, इसी तरह से मेंटेन करना है। और ये बहुत ऊंचा नहीं जाता, बस ड्रूपिंग टाइप इसकी नेचर होती है। तो उसका अपन को मृग बहार वाला जो सीजन था वो अपन को हमेशा सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अपन में वो ड्राई सीजन रखेंगे जब तक बरसात नहीं आएगा, फिर उसके बाद अपन उसको बढ़िया मैन्योर और इरिगेशन देंगे, बरसात में अपने आप वो भी आएगा और उसके बाद भी बरसात के बाद भी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। तो अपन को मेंटेन करना है मॉइस्चर भी, क्योंकि इसमें फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम आती है। डेट फार्म, अब बात आती है कि डेट फार्म में क्या करना है। तो डेट फार्म में जो प्रूनिंग होती है खजूर में वो होती है कि सूखी हुई पत्तियां ड्राई और डैमेज लीफ, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आती है फ्रूट पिकिंग की। इसके लिए हमें कुछ कांटे भी इसमें बहुत सारे होते हैं, तो साइड से ब्रांचेस सबकी हटाएंगे, आधी आधी भी काट सकते हैं जिससे कि अपन फ्रूट की प्रूनिंग कर सके। तो फ्रूट जो सेट होता है वो इसका जो ट्विस्टिंग करते हैं फ्रूट सेट में होते ही, मतलब प्लांट पूरा यूं टर्न होता है जब फ्रूट आते हैं,
तो अप्रैल मई में होता है। तो ये हवा से गिरने का इसका बहुत रहता है, इसलिए अपन इसकी ब्रांचेस कम कर देते हैं, जिससे इसकी प्लांट की हवा को, क्योंकि रेगिस्तान में ऐसे एरिया में होता है जहाँ आंधियाँ बहुत चलती है, तो अपन कैनोपी मैनेज करके अपन इसका प्रूनिंग कर सके सक्सेसफुली इसको ग्रो कर सकते हैं। अंजीर की मैं बात करूं तो अंजीर जो है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में लगाया जाता है, और ये 3-4 साल में इसके प्रॉपर ट्रेनिंग करी जाती है। उसके बाद क्योंकि ये एक्सेल में होता है तो और करंट सीजन की ग्रोथ पे आता है, तो ग्रोथ आने के बाद अपन को इसको हैवीली कट कर सकते हैं। अपन इसको इसको 1-1.5 मीटर की ऊंचाई पे रख के ऊपर का सब डिटॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेश ब्रांच पे हमेशा आएगा। फालसा, ये मेरे घर पे कंटेनर में लगा हुआ है, देखिए। फालसा को जनवरी फरवरी में इसको ट्रेन किया जाता है, प्रून किया जाता है। जब एक फ्रूटिंग खत्म हो जाती है तो नीचे 1 मीटर, मैंने तो मतलब 40 सेंटीमीटर के आसपास में, क्योंकि ये कंटेनर में ही लगा हुआ है, उसको पूरा डिटॉप कर दिया। उसके बाद जो नई ब्रांचेस आई उसी में ही फल से आएंगे, तो इस तरह से कटिंग करके और फेविकॉल से मैंने इसको सील कर दिया। और ये हर साल फ्रूटिंग के बाद आपको फल से करना होगा। अब अपन फ्रूट्स की बात अपनी ओवर हो गई। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको, क्योंकि अभी जो सीजन आ रहा है वो एडीनियम का आ रहा है, एडीनियम की ग्राफ्टिंग का। तो एडीनियम की ग्राफ्टिंग हम बहुत आसानी से कर कर सकते हैं, और उसके लिए हमें उसका प्लांट का स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, उसका बैलेंस मेंटेन करना है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं आपको अपना एक प्लांट अभी दिखा पाऊंगा तो देखता हूँ मैं, जब शेयरिंग हो जाएगा, कि वो किस तरह से उसकी शेप अलग हो रही है, एक तरफ से ज़्यादा ब्रांचेज हो रही है तो टेढ़ा हो रहा है, तो अपन उसको कटिंग करेंगे और उसका ग्राफ्ट भी उसमें यूज कर सकते हैं। पहले क्या विंटर्स अपन ने पहले तो कटिंग करते तो अपन उसको प्लांट्स में काम में लाते, पर अभी जो अपन इसको करेंगे वो कटिंग नहीं करेंगे, अपन ग्राफ्टिंग के लिए इसको कट करेंगे। और ग्राफ्टिंग का मतलब एक ही तरह के प्लांट में अलग अलग कलर के फ्लावर्स के शूट्स अपन को इसके ऊपर पेस्ट कर लगाना है। इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, एक तो हमें प्लास्टिक कवर चाहिएगा, और प्लास्टिक का टेप चाहिए, कि रबर बैंड चाहिए, और अच्छा सा सिकेटियर चाहिए, और कटर चाहिए। फिर हम इस, जैसे ये स्टॉक का मतलब ये होता है कि इसमें हम सब क्या करेंगे, ये अपना ये इसकी तो जड़ रहेगी, और सायोन के दूसरा होता है सायोन, और एक होता है स्टॉक। स्टॉक की जड़ रहती है, और सायन इज ए फॉरेन मेटेरियल, फॉरेन पार्ट ऑफ द अनदर अनदर प्लांट जो अपन को डिजायर्ड है। तो साइन स्टॉक मजबूत रहता है, और साइन में हम अलग अलग प्लांट के ग्राफ्ट लाते हैं। ये देखिए, ये सायोन है, इसको हमने यहाँ से कट करा। उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, एक तो साइन की साइज और स्टॉक की ऊंचाई, जो मोटाई, दोनों बराबर होगी, क्योंकि अपन एक के ऊपर एक लगा रहे हैं। जैसे ये है, ये एक के ऊपर एक लगेगा, इसलिए दोनों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। अगर कम ज्यादा होगी तो हमारा को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अपन ने इस तरह से एक कट किया, वो कट कितना, क्या 1 से 2 इंच करीब अपन ने होना चाहिए। तो दो नोड के बीच में से अपन ने, दो नोड हमारे एक कट के बीच में आने चाहिए, जो कि हम उसके ऊपर लगाएंगे। अब उसके ऊपर पता नहीं चलेगा, अपन ने नीचे से भी काट दिया ऊपर से भी काट दिया, तो अपने एक मार्कर पेन से एक तीर का निशान बना दें, जिससे हमें पता चल जाए कि सीधा किधर से रखना है, जिससे प्रॉपर ट्रांसलोकेशन हो जाए। फिर उसके बाद अपन इसको इस तरह से रख देंगे और उसके बाद हम, ये देखिए, ये टाइट करके रख दिया, और हमने ये प्लास्टिक से इसको बांध दिया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, कि जब अपन ग्राफ्टिंग करते हैं उससे 7-8 दिन पहले पानी रोक देते हैं, और उस स्टेम में उस इसको जिसको कट किया है उसका भी, ये दूध जो होता है लेटेक्स जैसा,
वो भी ड्राई हो जाता है। उसके बाद अपन ऊपर सायन रखते हैं, दोनों का कट कर लिया, दोनों का हट गया, उसके बाद अपन ने रखा है। दूध जो होता है वो सूख जाता है, उसके बाद अपन साइन और स्टॉक का यूनियन कराते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से आपने रख दिया, उसके बाद ये यूनियन हो गई और फिर ये फ्रूटिंग हो गई। करीब 2-3 वीक लग जाते हैं इसको हिल करने में और ये बिल्कुल लेवल पे आ जाता है। एक तरीका ये तो फ्लैट ग्राफ्टिंग हुआ। दूसरा हो गया वेज ग्राफ्टिंग। उसमें इसको दोनों को इस तरह से, एक को अपन कॉनिकल में लेंगे, एक को अपन डीप लेंगे और इनमें रख के और फिर अपन टेप से अच्छी तरह से बांध देंगे। देन रोजेस, क्योंकि रोजेस भी अभी फ्लावर करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है रोजेस के नीचे से अपन जितने भी सक्कर्स उग रहे हैं उन सबको हटा देंगे। और वीड्स भी बहुत, विंटर्स में अगर आपने वीड्स अगर नहीं हटाए तो एक बीमारी जो होती है पाउडरी मिल्ड्यू की, वो बहुत ज़्यादा आती है। कीड़े विंटर्स में कम होते हैं, समर्स में कीड़े ज़्यादा, रेनी सीजन में कीड़े ज़्यादा होते हैं, और विंटर्स में डिजीज बहुत ज़्यादा आती है, जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू बहुत कॉमन है, और वो ज़्यादातर उनके वीड्स के ऊपर आती है। अब ये देखिए, अब रोजेस, रोजेस को मैंने आपको बताया था कि हम इसमें हार्ड प्रूनिंग करते हैं। इसके तो इसका जो टाइम आ रहा है, इसलिए मैंने रोज के लिया कि अभी जो आएगा अक्टूबर टू दिसंबर, देखिए मौसम महीने पे मत जाइए। जब बरसात अपनी अब की बार लेट होती जा रही है, तो अक्टूबर में आप कुछ मत करिए ऐसा काम जो अपन विंटर्स में करना चाहिए। तो अपन केवल नवंबर में अपन जाएंगे। अभी अक्टूबर निकल गया, अभी भी बरसात कई जगह से खत्म हो भी गई है, डिप्लीट भी, वो क्या कहते हैं उसको, लौट रही है। तो पर स्टिल जो ह्यूमिडिटी और नमी है वो बनी रही है। तो अपन अभी कम से कम 20 अक्टूबर तक हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो प्रूनिंग हम इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कहलाएगी, वो हम अक्टूबर से दिसंबर में करते हैं। और हार्ड प्रूनिंग हम जो करी जाती है वो लेटर मतलब क्या कहते हैं, अप्रैल मई में करी जाती है। तो ये देखिए, अब ये क्योंकि रोजेस हमेशा फ्रेश उसके ऊपर आएंगे, तो ये एक तो अपन ने डेड वुड हटा दी, और ये जो नीचे से जो छोटी छोटी सी शक्कर और शॉर्ट थी वो आपने कर दी, क्योंकि ये सब एनर्जी को यूज करती हैं जो कि फ्लावर तक नहीं पहुंच पाती। तो इस तरह से अपन इसको पूरा काट दिया। फिर उसके बाद अपन ने इसको प्रोटेक्ट कर दिया। यहाँ पे अपन ने इन पेपर बोर्डेक्स होता है, जो कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और चूने का बनाते हैं। नहीं तो खाली कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो मिल रहा है बाजार में, ब्लाइटॉक्स मिल रहा है, उस ब्लाइटॉक्स को आप अलसी के तेल में, ब्लाइटॉक्स इज ए पाउडर, आप अलसी के तेल में मिला के इनको सबको पेंट कर दीजिए। कटिंग करने के बाद ग्रीन कलर का हो जाएंगे। और इसके टिप को भी अपन कट करके इसके ऊपर भी कर देंगे। कई बार क्या होता है कि पानी वानी देते हैं या कुछ होता है, तो अपन एक काम और कर सकते हैं, इसके टिप को ऊपर अपन फेविकोल या नेल पॉलिश लगा के भी इसको सील कर सकते हैं, जिससे कि इसमें जो ड्राइनेस है, ड्राइंग है, वो ज़्यादा नीचे तक नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि इस तरह से इसमें ब्रांचिंग आ जाएगी, शूट्स नए वाले शूट्स आ जाएंगे। और हाँ जी, सॉरी, मैं शेयर गलती से रुक गया था मेरा। हाँ, फिर एक ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको रोजेज में मिलेगी, वो अक्सर इसलिए मिलती है कि हम उसको बरसात तक फर्टिलाइज करते रहते हैं। मतलब अपन को जो मई जून अप्रैल को अप्रैल मई में फर्टिलाइज करना चाहिए था, पर अगर अपन लेट तक फर्टिलाइज करेंगे तो ये डेड शूट्स पैदा हो जाएंगे। तो इसको जो करने का एक ही तरीका है कि अपन को फिर उसके बाद क्या होगा कि ड्राई जो रहेगी
उससे ये डेड होते जाएंगे। तो जो ये विंटर डैमेज कहलाता है। तो पानी का अपन को कम भी करना है पर ड्राई भी नहीं करना है, ड्राई भी नहीं रखना है। और फिर इसको हम इन सब को जो है हटाएंगे और उसके ऊपर वो जैसा मैंने आपको बोर्डक्स का या लगाया है उनको अपन पेस्ट करेंगे। देखिए ये डाई इस तरह से जो इन्फेक्टेड स्टेम हो जाता है वो डाईबैक में वो इस तरह, ये तो फ्रेश है ऊपर वाला और नीचे ये इन्फेक्टेड स्टेम है जो नीचे अंदर से ब्राउन हो गया है। तो ये अक्सर जो अपन जो विंटर्स में आती है ये अपन देखते हैं। तो इसके लिए हम कंट्रोल करने के लिए क्या बताया मैंने आपको कि एक तो अपन को उसको काट देना है और उसके बाद हमको बेविस्टिन या फेविकॉल मिला के इसके ऊपर पेस्ट करना है। पानी को ज्यादा भरना भी नहीं और सूखने भी नहीं देना है। फिर एक मैंने आपसे कहा था कि पोटिंग और रिपोर्टिंग। तो पोटिंग मतलब अपन जिसमें अगर सेम पोट में अपन लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर अपन को प्लांट बड़ा नहीं हुआ है या अपन उसको बड़े पॉट में नहीं लगाना चाहते और ज्यादा डॉर्फिंग देना चाहते हैं तो हम रिपोर्टिंग कहते हैं सेम पॉट में। तो इसके लिए आपने प्लांट को निकाला और इसमें रूट प्रूनिंग करी जाएगी और वापस से इसको इस सॉइल को जो आपका सॉइल मास था जो पॉटिंग सेल में ऐसे दोबारा से अपन कोई नीम के एक्स वगैरह ड्राइड लीव्स और मैन्योर करके इसको दोबारा रिफिल करेंगे, रिच करेंगे। तो रिपोर्टिंग कहलाएगी अगर अपन सेम पॉट में लगा रहे हैं और अब पोटिंग कराएगी जब अपन 12 इंच से 14 इंच के गमले में जा रहे हैं। और ये मेनली करी जाती है रूट प्रूनिंग करने के लिए, क्योंकि रूट प्रूनिंग का मतलब क्यों करनी पड़ेगी कि जब ऊपर से पानी नीचे तक नहीं जा रहा है, प्लांट में जगह ही नहीं रही, मिट्टी भी इतनी टाइट हो गई क्योंकि रूट्स इतनी ज्यादा हो गई। तो जब अपन रिपोर्ट करते हैं तो करीब प्लांट को निकाल के करीब 1/3 उसको रूट्स को काट देते हैं, वर्टिकल कट करते हैं। जैसे ये फोटो में आपको दिखाऊंगा ये वाली, ये देखिए पहला साइन तो ये हो गया कि जड़ के नीचे से ड्रेनेज होल में से यहाँ से जड़ निकलने लगी। तो ये तो आपका पहला सिग्नेचर साइन हुआ कि आपका जो पॉट है वो जड़ों से भर गया है। फिर इसके बाद क्योंकि अब यहाँ तक ये बंद हो गया, ये मान लिए को पानी भी नहीं निकलेगा, तो अपन इसको निकालेंगे और इसको कट करेंगे और फिर इसको हाथ से जैसे अपने बालों में हाथ फेरते हैं उस तरह से जड़ों के बालों को जड़ों को पतला पतला से दूर दूर करके मिट्टी निकाल देंगे। और ये कब होगा, इसको करने से पहले अपन कम से कम 10 दिन पहले 12 दिन पहले इसमें पानी रोक देंगे। जब जाके जो जैसे ब्लॉक निकलता है गमले में से, मतलब गमले को थोड़ा सा आपने उल्टा किया, ऊपर से थपथपाया और पूरा की पूरा ये रूट बॉल बाहर आ जाएगा। इसके लिए आपको पानी उसमें रोकना पड़ेगा। फिर इस तरह से करके लूज सॉइल करके जड़ों की कटिंग करके अपन दोबारा से इसको पॉटिंग करेंगे। नाउ एट द एंड तुलसी के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं और तुलसी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। केवल तुलसी में अपना मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। तुलसी बहुत हार्ड पौधा है, इसकी पानी की रिक्वायरमेंट कम है। अमूमन 4 तरह की तुलसी होती है जो अपन घरों में लगाते हैं। वैसे बहुत सारी की करीब इस परिवार की ओसिनम परिवार की करीब 60 वेराइटीज हैं जो कि 6 इंच से लेकर मीटर्स तक जाती है, जंगल तक। मतलब इसके 10-10 मीटर तक भी पौधे देखे गए तुलसी के, वन तुलसी के। पर अपन अपन बात करेंगे जो अपने 4 तरह की तुलसी अपन प्राय काम में लेते हैं, इवन वन तुलसी भी काम में नहीं लेते हैं। तो अपन ग्राम तुलसी, कृष्ण तुलसी और कपूर तुलसी, ये 3 तरह की तुलसियां लेते हैं। मेरे घर पे भी ये सब लगी हुई हैं। अच्छा, तुलसी की एक तरफ तो अपन कहते हैं कि तुलसी में कीड़ा लगता है, पर अगर उसकी सूखी पत्तियां को अगर हम अपने ग्रेन्स के साथ, दालों के साथ रखते हैं तो कीड़े भाग जाते हैं, मरते नहीं है, लगते नहीं है, भाग जाते हैं। इसी तरह से श्रीलंका वगैरह में इसको मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे भी यूज किया जा सकता है। इसलिए अगर अपना अपने घर के आसपास अगर हम कपूर तुलसी लगाते हैं तो मच्छर कम होते हैं। तो ये 4 तरह की हमारी तुलसी है। तो कृष्णा तुलसी, कृष्णा तुलसी को हम कृष्णा क्यों, कि पर्पल कलर की होती है। ऐसा कहा जाता है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि भगवान कृष्ण जो डार्क कलर के थे। इसी तरह से
वो कृष्णा तुलसी है, इसलिए उसको कृष्णा तुलसी कह दिया, क्योंकि वो पर्पल कलर में है, रेड कलर, ब्लू कलर में। राम तुलसी हम इसलिए कहते हैं कि वो ग्रीन कलर में है। तो दोनों के अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, पर सब हमारे थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, स्किन डिजीज के लिए ये सब यूजफुल है। यूजेस आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। पर प्रॉब्लम एक ये वन तुलसी होती है जिसको हम अक्सर काम नहीं लगते। मरवा भी उसी परिवार में आता है। कपूर तुलसी में फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, जिसको मलेरिया में, ब्रोंकाइटिस में, डायरिया में, डिसेंट्री में, इन सब में इसको दिया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्लांट केयर है। इसकी हैबिट जो है ये सन लविंग है। सनशाइन इसको 4 से 6 घंटे कम से कम चाहिए। इसी तरह से जब समर में ज्यादा हो जाती है तो ये इसके वो क्या कहते हैं, पत्ते कुमलाने लग जाते हैं या डार्क होने लग जाते हैं। तो 4 to 6 आवर्स अगर ये अगर अपने पॉट्स में है तो अगर गर्मियाँ हो रही है तो अपन उसको सेमी शेड में कर देंगे, और सर्दी भी हो रही है तो अपन दिन में धूप में अपन रखेंगे। और तो वाटर रिक्वायरमेंट इसकी बहुत कम है, और पानी रुकना नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ सबसे क्या ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अपन पानी रोज देते हैं। ये अपनी माइथोलॉजी के हिसाब से, अपन अपनी पूजा के हिसाब से है कि अपन डेली पानी देंगे, सप्ताह में एक दिन छोड़ देंगे, बाकी रोज पानी देंगे और रोज पत्ते तोड़ेंगे। तो ठीक है, अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं, आपके जो धार्मिक भावना है, तो पर अब अपन को उस गमले में मिट्टी कम रखनी पड़ेगी और ड्रेनेज बढ़ाना पड़ेगा, जिससे जितना पानी आपने दिया है, रोज रोज दे रहे हैं, वो तुरंत निकल जाए। जिस तरह से आप ये कैक्टस सक्लेंट्स में पानी देते हैं और वो पानी 2 मिनट में निकल जाता है बाहर, उसी तरह की इतना ड्रेनेज अच्छा रखना पड़ेगा कि आपने जल दिया, पूजा करी, जल दिया और वो निकल गया। अगर ऐसा अपन नहीं कर पाते हैं तो हमारे गमला हार्ड, अगेन हर साल आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो वही रूट बाउंड हो जाएगा और फिर धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लगेगा और प्लांट आपका तुलसी का खत्म हो जाता है। एक ही शिकायत होती है, तुलसी का पान एकदम सूख गया। वो एकदम कभी भी नहीं सूखता, वो आपको बेचारा कभी से इंडिकेशन दे रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, पर अपन केवल पानी दे रहे हैं, इसके अलावा उसको बाद में देख भी नहीं रहे। तो पानी जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको देना है क्योंकि आपको पूजा करना है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, कुछ पॉट्स, और मतलब आप 4-5 पॉट्स रखें तुलसी के, और सब में आप अलग अलग दिन पानी दें। जरूरी थोड़ी कि हमने एक प्लांट को कर दिया। तो आप अल्टरनेटली प्लांट्स को पानी दें, जल पूजन करें, तो भी आप एक एक्स्ट्रा वाटर या मोर वाटर से बच सकते हैं। तो अपन को 12 से 18 इंच मिनिमम पॉट का गमला रखना है। सॉइल मिक्सचर में सॉइल 50% होगी, लाइट सॉइल हो तो अच्छा है, तो उसमें 20% करीब वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे जिससे मॉइस्चर भी बना रहे। नीम ऑयल को केक इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसमें रोटिंग भी होती है आपके सॉइल, इसमें प्लांट में, इसलिए नीम ऑयल का क्या होता है, न्यूट्रिशन भी देता रहता है और फंगल इफेक्ट भी है इसका, एंटी फंगल। फिर थोड़ी सैंड मिलाएंगे, थोड़ा कोकोपिट मिलाएंगे, और एप्सम साल्ट हर महीने आप आधा चम्मच एप्सम साल्ट डालेंगे, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की इसको रिक्वायरमेंट है। एप्सम साल्ट आपको एल्कलिनिटी को भी कम करता है, तो क्योंकि ये प्लांट जो है वो 6.5 to 7 पीएच को प्रेफर करता है। तो एप्सम साल्ट आप जरूर डालिए, महीने में एक बार आधी चम्मच डाल दीजिए मिट्टी में, और इससे क्या होगा कि उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिलेगा, एसिडिटी भी उसकी थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो एप्सम साल्ट इज मोस्ट नेसेसरी। एप्सम इज सेंधा नमक भी आप डाल सकते हैं। तो रिपोर्टिंग जैसे मैंने आपको बताया, फिर आपको वर्मी कंपोस्ट, एक अभी कुछ पोस्ट में आया था कि अपने वो लिक्विड मैन्योर कैसे दें। लिक्विड मैन्योर का भी मैं अभी बता रहा हूँ, वापस याद दिला रहा हूँ, हालांकि कई बार बता चुका हूँ। तो आप महीने में एक बार आप लिक्विड मैन्योर दीजिए। और जब सर्दी आती है तो एक अपन अपनी आस्था के अनुसार एक कपड़ा भी, चुनरी भी उड़ा देते हैं। वो क्या है, वो मेंटेन टेम्परेचर की, वो जो पाला पड़ रहा है या बर्फ गिरे या रात को इस तरह से टेम्परेचर कम हो जाए तो उससे होगा। तो
अपन वो बहुत छोटा या बहुत पतला पहना रहे हैं, इसकी जगह अपन थोड़ा सा खादी का बड़ा कपड़ा ले लें और रात के टाइम पहना दें और दिन में उसको धूप आए जब उसको हटा दें। फिर और जो इन्फ्लोरेंस से जो फूल आते हैं उसको अपन को उसको आने नहीं देना है। अगर आप उसके बीज चाहिए तो एक आध पॉट में रहने दीजिए। अदरवाइज जो जो प्लांट आप पूजा के लिए रख रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि जैसे फूल आ गए तो माथा दुखेगा तुलसी माता का, वो उसके पीछे लॉजिक यही है, क्योंकि जब फूल आने लग जाता है तो उस ब्रांच की ग्रोथ खत्म हो जाती है। ग्रोथ खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे वो सूखना शुरू हो जाता है। तो अपन ये फूल हटाते जाएंगे तो एक तो ये फायदा होगा कि प्रूनिंग होती जाएगी तो नई ब्रांचेज आ जाएंगी। और फिर अगर आपके पास अच्छी ब्रांचेज हो जाएंगी तो आपको कुछ जो नीचे से पत्ता तोड़ते हैं उसकी जगह ऊपर की थोड़ा टर्मिनल्स भी आप तोड़ेंगे तो आप उसकी ब्रांचिंग अच्छी हो जाएगी। अगर इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखेंगे तो आपको इसके में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि कैसे हाउ टू गिव द लिक्विड फर्टिलाइजर। ये करीब 20 लीटर की बाल्टी है, इसमें करीब अपने 15 लीटर पानी भरा और एक बोरी में, कट्टे में, कपड़े की थैली में, तकिए के गिलाफ में, किसी में भी जो कॉटन का है, उसमें करीब आधा किलो वर्मी कंपोस्ट भर के उसमें आपने डिबो दिया और ये 5-7 दिन तक आप भिगोए रहने दीजिए और फिर बोरी को बाहर निकाल दीजिए। और फिर ये जब सारा निकल जाएगा तो इसको तो खाद में डाल दीजिए और जो लिक्विड मैन्योर है उसको अपन डायरेक्ट स्प्रे भी कर सकते हैं और ड्रेंच भी कर सकते हैं। इसको ढक के इसलिए रखेंगे क्योंकि वो थोड़ा स्मेल आएगी तो कुछ मक्खियाँ वगैरह आ सकती हैं। जो इन जनरल जो इंसेक्ट लगता है आपने देखा होगा कि एक तो ये कीड़ा कैटरपिलर लग जाता है, कुछ लेस वीक्स होते हैं जो छोटे छोटे से होते हैं पत्तों पे काला काला, कई तो इंसेक्ट होते हैं जो इंसेक्ट तो नहीं दिखते, वो रात को आते हैं पर वो अपने एक्सक्रीटरा काली काली छोड़ जाते हैं, उससे अपन वो सोचते हैं ये वो कीड़ा है। वो कीड़ा नहीं है बल्कि वो प्लांट का एक्सक्रीट, वो जो रात को जो कीड़ा आया था उसका एक्सक्रीटरा है ये। तो पर उस एक्सक्रीटरा से हमें ये पता चल जाता है कि कीड़ा लगा हुआ था या रात को आया था। तो जो मेजर है, एक तो लीफ रोलर है, पत्तों को मोड़ देता है, जाल जैसा बना लेता है। माइट्स हैं, वाइट फ्लाइज आती है सफेद सफेद, अगर अपन उनको हाथ फेरें तो एक हल्की सी सफेद सफेद मक्खियाँ सी छोटी छोटी उड़ती हुई दिखेंगी, वो वाइट फ्लाइज कहलाती है। उसका जो कंट्रोल है ये भी स्लग स्नेल्स, जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ कि जैसे एफिड्स जैसिड्स आते हैं, वाइट फ्लाई आती है, उसके लिए आप येलो या ब्लू स्टिकी कार्ड्स लगाइए। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जिसको अपन जो नीम लीफ का, काउ यूरिन का, इन सब का अपन स्प्रे करें रिपीटेडली, हर एक वीक में एक बार, और अगर आ रहे हैं तो वीक में 2 बार करें। इसी तरह से कुछ लीफ फीडर्स होते हैं, स्लग्स एंड स्नेल्स भी होती हैं, ये भी नुकसान पहुंचाती हैं, इसको भी अपन साल्ट सॉल्यूशन से स्प्रे कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसको ट्रैप भी बनाया है कि पुरानी बियर को अगर अपन एक कटोरी में भर के रख देंगे और ज़मीन के लेवल तक दबा देंगे तो सब कीड़े जितने भी ये स्नेल्स हैं वो उसमें आके गिरते जाएंगे, फिर अपन उसको रिप्लेस करके नया लगा देंगे। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं ये जब भी अपन स्प्रे करें, जैसे खासतौर से काउ यूरिन का, तो अपन कुछ उसका काउ यूरिन और बटर मिल्क, इनकी कंसिस्टेंसी का हमें पता नहीं चलता कंसंट्रेशन का, तो इसलिए अपन को जब भी करें एक बार एक प्लांट पे या एक प्लांट के कुछ हिस्से पे एक दिन करके देखें। अगर वो सेंसिटिविटी नहीं शो करता है तो फिर हम पूरे प्लांट पे करें। ये जनरली आपको दिखेगा कि ये आपके लीफ पत्ते, अभी लीफ सकर्स आ गए। अब इसमें क्या होता है कि अगर लीफ सकर्स से आ जाता है तो आपने दवाई भी छिड़की, पर जो प्लांट बीमारी से या कीड़े से डैमेज हुआ है वो तो आपका डैमेज हो चुका, वो तो गिरेगा नीचे, या इनको हटा भी दीजिए। उससे क्या होगा हटाने से कि जो नए लीव्स आएंगी वो हमको जजमेंट देंगी कि प्लांट में जो बीमारी या कीड़ा है वो कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ। तो इसको हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपन दवाई भी छिड़केंगे और अपन ये सोचते रहेंगे कि है ना कोई असर नहीं हुआ। तो डिजीज इंसेक्ट को, डिजीज लीव्स को, इन्फेक्टेड लीव्स को अपन पहले हटाएंगे और फिर उसके बाद स्प्रे करेंगे।
एक जनरल बीमारी विंटर्स में आते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू की, जो आप देखेंगे कि ये इसमें लौकी तोरई में भी आ जाती है। तो ये इसके लिए मैंने आपको स्प्रे बताया था कि आपको आगे मैं बता रहा हूँ। तो पाउडरी मिल्ड्यू बहुत कॉमन है, क्योंकि ये रात को जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है उसके बाद ये पाउडरी मिल्ड्यू आती है। इस तरह से ये इंसेक्ट डैमेज है। ये प्लांट सूख गया है जो ज़्यादा पानी से है या कम पानी से, ये आप ही बता सकते हैं कि ये दोनों किससे सूखा है। पर जब सूखता है तो ऐसे ही सूखता है। फिर ये माइट्स भी आती हैं इसमें। तो डिजीज के लिए जो जनरल है, पाउडरी पाउडरी मिल्ड्यू आ जाती है, जो वाइट वाइट पाउडरी मास आ जाता है, उसके लिए हम सबसे पहले इसको पानी से धोएं। कोई और प्लांट छोटा है तो अपन कोई गीले कपड़े से पत्तियों को पोंछ दें। उसके बाद एक वेटेबल सल्फर आता है, ये ऑर्गेनिक नेचर में आ जाता है, ये ऑर्गेनिक नेचर में आता है। तो आधे चम्मच वेटेबल सल्फर लेके, क्यूप्रिक सल्फेट नहीं लेना है अपन को, वेटेबल सल्फर मिलना है, वो लेके आधे चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के इसके स्प्रे करेंगे। या बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट 1 चम्मच, 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच शॉप, 1 ml शैम्पू का शॉप कोई भी शैम्पू का ले लेंगे या सॉफ्ट सॉप लेंगे, 5 लीटर में घोल के उसका स्प्रे करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। अगर आपका तना सड़ रहा है तो तना सड़ने के पीछे भी कारण वही है कि उसमें आपका पॉट्स में वेंटिलेशन कम हो गया है, इस वजह से वो कुछ माइक्रोब्स ग्रो कर गए और आपका तने को सड़ा रहे हैं। तो एक तो वो पॉट में आप दोबारा तुलसी नहीं लगाएंगे, पॉट बदल देंगे, दूसरे में लेंगे। और अब की बार जब विंटर्स खत्म हो जाएगी तो आपको उन पॉट्स को जिसमें चाहे वो निमेटोड लगा है, चाहे वो आपका स्टेम रोट हुआ है, विल्टिंग हुआ है, उन सब सॉइल को आप अलग रखेंगे। और ड्यूरिंग द समर्स अप्रैल मई में उनको अपन सन सूरज की रोशनी में स्टेरलाइज करेंगे। स्टेरलाइज करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि या तो सन ड्राई करेंगे या फिर ये फॉर्मेलिन का मिला के प्लास्टिक के थैले में डाल के हम स्टेरलाइज करते हैं। तो ये तरीका अपन करेंगे। तो अब मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि जिसको आप क्वेश्चन पूछना है मेरे से, आपको ये पहले तो मेरे को फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा, और बताइए कुछ क्वेश्चन पूछना है तो जरूर पूछिए। हेलो। सर। हाँ जी संगीता जी। हाँ सर, एक तो मेरे को मोगरे का पूछना था। मोगरा मेरा बहुत खराब होता है, वो किस लिए होता है? मतलब उसकी डंडियां सूख जाती है, पत्तियां मुड़ी हुई रहती है, और मतलब अभी जैसे कटिंग कर दे, उसकी अभी कटिंग का टाइम है तो। मोगरे में अक्सर मैंने देखा है कि वायरस भी आता है, हाँ है ना। तो वो संगीता जी मोगरा कटिंग, मतलब जो अपन, जैसे आपने भी पूछा भी था मेरे से, तो मैंने आपसे हाँ। यही कहा था कि उसकी आपको कटिंग करनी पड़ेगी, या आप और कटिंग करेंगे तो उस प्लांट को दूसरे प्लांट से अलग रखेंगे, और फिर नीम लीव्स का अपन स्प्रे करेंगे। ओके। और इम्पोर्टेंट बात वही भी कि है ना, पानी कम देना है, क्योंकि ये जो प्लांट है अपने मोस्टली पॉट्स जो हैं वो जो पॉट्स में जो प्लांट है वो ज्यादा पानी से अपने जाते हैं या कम बिना पानी के जाते हैं। और वीड्स खरपतवार को मत आने दीजिए। और हाँ नया लिया है ये मोगरा, नया लिया ये उसके अगर वो चल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नया मोगरा लगाइए। हाँ हाँ, वही है। हाँ, क्योंकि वायरस की प्रॉब्लम है। हाँ तो इसका रिपोर्टिंग भी कब करना होता है? मतलब अभी जैसे सीजन अभी चला गया तो। अभी बस ये नहीं, सीजन कहाँ गया, अक्टूबर नवंबर इज द सीजन। नहीं, मोगरा कहाँ आता है अभी अक्टूबर? वो तो मार्च में आता है मोगरा, तो मार्च अप्रैल में वो आता नहीं नहीं, मैं रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ। है। अच्छा अगर अच्छा। आपको आप आता कभी भी है, पर हाँ। अभी जिस ये अपना सेफ सीजन आ जाता है अक्टूबर नवंबर, है अच्छा। ना। क्योंकि अक्टूबर नवंबर सेफ सीजन क्यों है, बरसात चली गई, हाँ यू हाँ विल गेट हाँ। यू विल गेट फुल सनशाइन। और पानी आपकी आपकी मर्जी का पानी गिरेगा, ऊपर से बरसात का नहीं गिरेगा।
तो ये हाँ सीजन हमारे लिए कंट्रोल सीजन में आ जाता है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। सर और एक्सोरा प्लांट को कब प्रूनिंग करते हैं? एक्सोरा मैडम फ्लावरिंग प्लांट। ये जितने भी शब्द थे तो मेरे को लगता है वो सब अप्रैल मई वाले हैं, जिसका मतलब एक्सोरा का ये जो फ्लावरिंग जो साइनो रोज हुआ, हाँ एक्सोरा जी, हुआ है, और दूसरे जो फ्लावर जो जिनके बरसात में जो फूल आ रहे हैं हाँ जी, वो उनके समर प्रूनिंग मैंने आपको बताया। समर प्रूनिंग का समर मतलब प्रूनिंग। अप्रैल में, है ना, अप्रैल मई ठीक है, ओके, है। ये ठीक दो है अपन ने कैटेगरी, विंटर प्रूनिंग और समर हाँ प्रूनिंग। हाँ, समर, जिसके जब ठीक है, और जिसके जब फ्लावर्स आ रहे हैं उससे 2 महीने पहले, एक थंब रूल है कि पहले कर, 2-3 महीने पहले उनको करनी है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू ठीक, सो सर मच। ओके, थैंक यू। सर हाँ जी, हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली ना, मैं जब भी इंडोर रखती हूँ कुछ प्लांट, मतलब इंडोर मतलब मेरे घर के एंट्रेंस पे, बट वहाँ धूप नहीं आती है, वेंटिलेशन काफी है, बट वहां पे जैसे मैं स्पाइडर प्लांट और स्नेक प्लांट रखती हूँ ना, तो ये टिप्स स्पाइडर प्लांट के येलो हो जाते हैं और लीफ जो टिप्स है, तो मतलब चल ही नहीं पाते हैं मेरे इंडोर प्लांट। और हालांकि स्पाइडर और स्नेक प्लांट तो इंडोर ही है ना, ज्यादातर हाँ तो लोग इंडोर इंडोर ही है, रखते हैं, तो बट फिर मतलब एवरी मुझे, मैडम एवरी इंडोर प्लांट नीड्स एक्सपोजर ऑफ सनलाइट आफ्टर हाँ 15 आप, days। हाँ मैं वैसा भी करती हूँ एक्चुअली, मतलब आपने बताया था लास्ट टाइम, बट फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए सेम क्वेश्चन। तो उसको है ना ऐसे रखें कि कम से कम सनलाइट तो है। अगेन ओके, उसमें अगेन इनको उसमें जो हम्म, पानी कम दे, इंडोर प्लांट में पानी कम देंगे। अगेन ओके, जो उसके स्पाइडर प्लांट के जो स्पाइडलेट निकल रहे हैं हाँ हाँ, छोटे, उनको आप छोटे हटाते बेबी, जाएं, उनको तो आप हटाते जाएं। ओके, तो मतलब वो जो नया स्पाइडर नया प्लांट लगा, के जो बेबी है उनको हटाना जरूरी है, या हम लोग ऐसे शो के लिए ऐसे मतलब थोड़ा रखते हैं सा ना कि रखिए। उनको, ओके, ठीक मतलब है, ज्यादा नहीं रखना है। हाँ उनके पास ओके ऐसा करिए ना, अगर संभव हो तो उनके पास छोटे छोटे से पॉट रख दीजिए, ओके ओके आपको और ब्यूटीफाई होंगे। तो उनकी जो स्पाइडलेट निकलेगी, डंडी निकलेगी, उसको आप दबा दीजिए पॉट में। ओके तो वो ओके सर, 4-5 पॉट आपने छोटे छोटे रख दिए, फिर वो मल्टीप्लाई जी, भी हो जाएंगे, देन वो कट भी हो जाएंगे, और फिर ओके, है ना। हाँ, मैंने ओके ओके मैंने सर, मैंने डाला था स्पाइडर प्लांट का, आपने शायद पूछा था शायद, तो मैंने हाँ मैं, हाँ ग्रुप ग्रुप में डाला था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने स्पाइडर प्लांट को किस तरह से प्रोपेगेट करें भी बस उसमें लिखा हुआ हाँ था। आपने बताया था, बट वो मेरा इंडोर टिप्स, जैसे इंडोर रखना स्टार्ट किया, टिप्स उसके लीव्स येलो हो जाते, तो येलो होना शुरू हो मैडम जाते। एक तो हाँ, एप्सम साल्ट, पहली बात आपको गमलों में सब में एप्सम साल्ट देंगे, हर 15 ठीक है। दिन में ना सर, हर हाँ 15 दे दिन दीजिए, में। आधी चम्मच देना है। और सागरिका का स्प्रे मैं कहता हूँ हमेशा, सीवेट एक्सट्रैक्ट, जो एंजाइम्स को इसको रेगुलेट करेगा, ग्रीननेस को बढ़ाएगा, है ना। ओके, ये सीवीड, सीवीड ना, सीवीड हाँ लिक्विड सीवेट, जो, हाँ ओ, वो ओ, किसी फॉर्म में आता है। आई सजेस्ट टू यूज फ्रॉम द इफको, दैट इज सागरिका। ओ, ओके ओके इफको बाजार पे आप जाएंगे तो बहुत अच्छे प्लांट प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको नेट के ओके ऊपर। हम्म, ओके ठीक है, ओके। एनीवन? हेलो। सर, और एक हाँ जी, क्वेश्चन की, सॉरी, ओके, हाँ 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 मनोज जी, हाँ आप बोल आप मैडम, आप हाँ पहले पूरा कर लो अपना। हाँ, हाँ सर, मैं बोल रही थी, आपने तुलसी का बताया, तो वैसे एकदम बुशी बनाने के लिए तुलसी को ब्रांचेस कट करना है, या ऊपर प्रून, से जो जस्ट टिप आता है वैसा करना है, टिप्स कट करना है, टिप्स ब्रांच कट कर, हाँ टर्मिनल बर्ड्स लीजिए। और टर्मिनल कटिंग भी अपन अभी अक्टूबर नवंबर में ही करेंगे, बरसात में नहीं करेंगे, ज्यादा विंटर में भी ओके नहीं करेंगे। तो अपन टर्मिनल कट करके उन पत्तों को आप सुखा लीजिए अपने काम में लेने के लिए, है ना। और उसके बाद अपन 7 दिन बाद उसको मैन्योरिंग, जो लिक्विड मैन्योरिंग या पानी देंगे। ओके ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। हाँ मनोज जी बोलिए। सर बोगनविला में फूल नहीं आ रही हैं, तो क्या करूं? अब आएंगे, अब आएंगे? क्योंकि पिछले साल, जी अब जी, और अब एक,
अब उनको सूरज की रोशनी मिलेगी अब बढ़िया। और मेरे अच्छा। मेरे भी अभी नहीं आया 3 महीने हाँ, और अब शुरू हो ठीक है। गए। जैसे धूप में उसको धूप लगना जरूरी है सर बोगनविला के तो लिए? हाँ, ये धूप तो बहुत जरूरी है क्योंकि ये डेजर्ट टाइप प्लांट है, चट्टानों में अच्छा, लगता है, धूप। पहाड़ों पे लगता है, तो उनको अच्छा। धूप भी चाहिए, पानी भी कम चाहिए। और अच्छा। इसकी प्रूनिंग भी अभी आप प्रूनिंग कर दीजिए, अभी फ्लावर आने शुरू नहीं हुए हैं तो एक प्रून जी कर जी, दीजिए बोगनविलिया ठीक की। है। ठीक है। और और मैन्योर, ये, जी जी, लिक्विड मैन्योर वगैरह दीजिए। ठीक है। ठीक है। और ये क्रोटन हाँ, प्लांट को कैसे प्रोपोगेट करे सर? क्रोटन का अप्रैल मई का मैंने आपको बताया, जितने भी शर्प हैं अच्छा। वो अप्रैल में, क्योंकि अपन को उसकी ग्रोथ आएगी बरसात में, 2 जी महीने जी। पहले, है ना। और अभी तो अभी हम, क्योंकि अभी तो उसमें कुछ है ना, विदर भी हो जाते हैं ना ज्यादा गर्मी से, आप देखते हैं जी जी क्रोटॉन्स में, है जी ना, जी सूख जाते हैं कि जो जो पीले, जो खासतौर से वो क्रोटॉन जो येलो कलर में या रेड कलर में होते हैं, उसमें जी ज्यादा प्रॉब्लम आती है सूखने की, गर्मियों की, क्योंकि इसमें जी ग्रीन कलर मतलब क्लोरोफिल कम होता है। तो जी इसलिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि अपन उनको शेड में रखें, अगर नहीं रख पाते हैं तो शेड करें उनके ऊपर, और फिर जी। अप्रैल मई में आपको उनके टिप्स बर्न होने से पहले ही उसको आप काट दीजिए, और फिर अच्छा। अभी उसका अच्छी ग्रोथ आ जाएगी बरसात में। और एडेनियम को रिपोर्टिंग कर सकते हैं सर अभी इस मैंने मौसम आप में? अभी मैंने इसलिए तो बताया था कि दिस इज द अक्टूबर जी। इज द बेस्ट, अक्टूबर एंड नवंबर। अच्छा। हाँ, मतलब अच्छा, आफ्टर, ठीक। अभी अपना भी तो अभी स्टिल वी हैव ह्यूमिडिटी, है ना, आप है ना 15 जी जी, अक्टूबर के बाद यू कैन डू ठीक आराम है। से पोटिंग। पोटिंग कभी ठीक। भी करा जा सकता है, बस बरसात, बरसात इवन पोटिंग कैन बी डन एनी टाइम, प्रॉब्लम ठीक इज है। द ग्राफ्टिंग, जी जी, ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, ओके। कॉ यूरिन मेरे पास बहुत है, कैसे यूज करूं? कौन बोल रहा है मैडम? मैं नम्रता? मधु जुनेजा, पता नहीं मेरा नम्रता नहीं, मधु जुनेजा। अच्छा, हाँ जी, मधु मैडम, मधु मैडम कहाँ बेटी का है यूरिन ना। का? हाँ, समझ गया मैं। काउ यूरिन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि कितना पुराना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अक्सर इसमें धोखा हो जाता है कि ज्यादा पुराना होता है, ज्यादा स्ट्रोंग होता है, प्लांट को जला देता है। तो नहीं, अगर वो फ्रेश है, ज्यादा 5-6 महीने फ्रेश, पाँच। हाँ, 5-6 महीने इज फ्रेश द को ओल्ड कैसे वन। करना है? अपन फ्रेश का मतलब क्या हुआ, 10 दिन पुराना, जैसे 5 दिन गुरुकुल पुराना, से मैं मंगवाती हूँ। फ्रेश आता है वो, है ना। तो काउ यूरिन तो अपन 10% to 20% तक कर सकते हैं, अगर वो ज्यादा स्ट्रोंग है तो 10% है, वरना 20%। काउ, अपन को काउ यूरिन को आप एक ड्रम में लीजिए, उसके अंदर आपको और अच्छा उसको कंसंट्रेट बनाना है, यू कैन ऐड गार्लिक, यू कैन ऐड टोबैको लीव्स एंड नीम लीव्स, ये डाल के आप और स्ट्रॉन्ग बना के इसको 20% से 10% का ही सॉल्यूशन बनाइए फिर, अच्छा, है ना, वो ज्यादा होगा, क्योंकि अपन ने इसको ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बनाया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि काउ यूरिन एंड बटर मिल्क इज अनप्रेडिक्टेबल, इट्स कंसंट्रेशन इज नॉट प्रेडिक्टेड। तो हमेशा अपन को सेंसिटिविटी टेस्ट करना चाहिए अच्छा। एक दिन, और डाइल्यूट करना है काफी? डाइल्यूट करें, अगर उससे एक प्लांट का एक पार्ट खराब, वो जल रहा है, कुमला रहा है, तो और पानी मिला दें, क्योंकि इसमें हाँ ठीक है, कंसंट्रेशन अपन मतलब इसको, डिसाइड नहीं हाँ, वी कर कैन सकते। ट्राई एंड लाइक दिस। हाँ, वी कैन नॉट से 20% ऐड कर दो लाइक अदर्स, क्या पता वो और कितना आप, पुराना है। हाँ ठीक है, और आपने जो लिक्विड मैन्योर बताई है, क्योंकि मैं हाँ घर में सिट्रस फ्रूट्स की सब चीजों के अलग अलग कंटेनर्स में बनाती हूँ, थोड़ा गुड़ हाँ वगैरह भी डाल देती हूँ। जो आपने हाँ, बताई वर्मी कंपोस्ट को एक बोरी में डाल के पानी में वो ये, बनानी है मीन? हाँ, मैंने आपको ये सबसे आसान तरीका बताया है। हाँ, ये वर्मी कंपोस्ट करना। हाँ, वर्मी कंपोस्ट वा गोबर की खाद भी, कंडे वे, है ना, अच्छा, वो भी डाल वो सकते हैं? वो भी आप इसमें डालिए, मतलब पानी कंडे इसका? वगैरह, हाँ पानी पिलाइए। अगर आप सूखे कंडे या गीले कंडे डाल दिए ना, तो दे में जनरेट द फंगस इन द सॉइल। अच्छा पर अगर आप अच्छा इस तरह से पानी पिलाएंगी, इवन अच्छा। अगर आप फ्रेश काऊ डंग की भी स्लरी बना के दें, फ्रेश काऊ डंग को आप मिट्टी में मत मिलाइए, फ्रेश काऊ डंग की भी स्लरी बना के पानी में घोल के देंगे, तो आपको नुकसान नहीं होगा। मैंने एक बार खा वो डाल दी थी सारी, वो फ्रेश गार्डन जमीन में डाल दी थी। नहीं, वही उसको
पिलाना है, खिलाना नहीं है। तो उसको मतलब सड़ाना है कॉटन की जो कराना fresh नहीं है, अगर आप उसको पिलाओ मतलब घोल के पिला दो भले ही, पर घोल अगर दिया आपने अगर आपने ऐसा कच्चा गोबर डाल दिया ना तो वो आपको फंगस नेचुरल दे नुकसान ही पथियाँ, करेगा। नुकसान ही करेगा। थैंक यू। एनीवन एल्स? नाम बस। हाँ जी, सबके हो गए हो तो फिर ओवर करें। एनीवन? मेरे साहब नींबू के बहुत बड़े पेड़ हो गए हैं, थैंक यू। उसको क्या एक मिनट। करूं? मनो इतने मोटे मोटे, कितने बड़े हो गए? बहुत मैंने पुराने हैं और इतने फैले हुए हैं। अब मैं उसकी कटिंग कर सकती हूँ आजकल थोड़ी थोड़ी। हाँ, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि किस हाइट तक आपको रखने हैं नीचे से। हाँ जी, थोड़ी तो पुरानी होता है। है बड़े। आप पुराने हैं चलो तो कोशिश करती हूँ नीचे साइड पुरा- से हटाती हूँ थोड़ा हाँ, थोड़ा। नीचे से टाइप। और मैंने आपको कहा है ना कि ये पुरानों में तो वैसे भी फ्रूट्स नहीं आते ना, नए फ्रूट्स में आएंगे। आफ्टर आफ्टर दिस जो प्रोडक्शन हो रही है, जिनमें हो रही है उनको नहीं काटती, जिसमें हाँ नहीं है जी, उनको कर देती हूँ प्रूनिंग। ठीक है। हाँ जी। So nice of you. Sir, थैंक यू। thank you so much. Thank you so sir. much. Wonderful presentation. So nice of you. Thanks a lot. Very informative. Yes. Yeah, very- really very important. अच्छी Sir, बात है मेरा। हाँ, Yours is always informative. थैंक यू। मेरा ये प्रयास होता है कि ना मैं There जब always सीजन there है। is something new to learn. Yeah. At the same time, there is something new to learn. That is more important. Yes. समटाइम्स अवधर साहब ऐसा भी होता है, कभी हम बताता हूँ तो मैं अक्सर रहता हूँ, कभी आप ध्यान से सुन लेते हैं। हाँ, सही बात है। ये भी होता है, ध्यान से भी आप सुन लिया, या जब वो प्रॉब्लम आई सामने तब आपने याद आई कि अरे ये बताया था भटनागर जी ने, अब सही उसका बात। वीडियो ढूंढो, अब उसका वीडियो ढूंढो। सब बार बार सुन के रजिस्टर भी होता है गार्डनिंग में थोड़ा। प्रॉब्लम तो आती रहेंगी। हाँ हाँ, अमिता जी। सर बार बार सुन के रजिस्टर भी होता है माइंड में फिर। हाँ, और कुछ ना कुछ तो अगर मैं इसी टॉपिक को हाँ। दोबारा भी दूंगा तो कम से कम 20% फिर नया होगा। हाँ जी हाँ बिल्कुल। ये लास्ट नया ईयर भी भी दिया होगा, था। हम 80% भूल चुके होंगे। हाँ, तो और हमारे लिए वो भी नया होगा जो आप दोबारा बता देंगे। फिर आपके पेड़ भी बड़े हो गए होंगे जो छोटे थे। हाँ, तो राइट और सर। उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब थैंक यू। मैं लीव करूं। थैंक यू एवरीवन, आप सब लोग ने समय दिया, धन्यवाद। ओके, अभी दिवाली आने वाली है, सबको दिवाली की धन्यवाद। शुभकामनाएं दे देता हूँ, Thank क्योंकि you. अब दिवाली के बाद आप मिलेंगे। सबको भी बहुत बहुत शुभ। ओके।